नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछली कक्षा में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो चैप्टर अपना चल रहा था उसमें द्विघात जो समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानकारी ली थी और लास्ट में कुछ सममित व्यंजकों के क्वेश्चन किए थे। ये हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि अगर अपने पास में कभी भी इस प्रकार की जानकारी हो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इनकी सहायता से क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाए। ठीक है, आज अपनी जो चर्चा रहेगी वो एक तो रहेगी देकार्त के नियम कि द्विपद जो द्विघात समीकरण होता है उसमें पदों के हिसाब से प्लस माइनस चिन्हों के हिसाब से देकार्त ने ये बताया था कि इस समीकरण के इतने अधिकतम जो मूल होते हैं वो धनात्मक हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं। देकार्त का जो नियम होता है वो कारगर कहां साबित होता है, आप जब एमसीक्यू के क्वेश्चन करते हो तो वहां देकार्त के नियम की सहायता से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज की जो हेडिंग रहेगी अपनी वो ये रहेगी कि देकार्त का नियम। देखो देकार्त ने वैसे तो नियम दिए थे 3, कितना नियम दिए थे 3 देकार्त का नियम, लेकिन दो नियमों को एक नियम बना के हम लोग इसको समझ सकते हैं देकार्त का नियम क्या होता है। देकार्त के नियम के अनुसार यदि आपके पास में एक द्विघात समीकरण है जिसको आप एफओ पक्ष बोल रहे हो, एफओ पक्ष में जितनी बार एफओ पक्ष में जितनी बार चिन्ह परिवर्तन होगा, एफओ पक्ष में जितनी बार चिन्ह परिवर्तन होगा, चिन्ह परिवर्तन का मतलब चिन्ह चेंज जहां जहां हो रहा है, एफओ पक्ष में जितनी बार चिन्ह परिवर्तन होगा उतने ही अधिकतम मूल, उतने ही अधिकतम धनात्मक मूल हो सकते हैं, उतने ही अधिकतम धनात्मक मूल हो सकते हैं। एफओ पक्ष में जितनी बार चिन्ह चेंज होगा उतने ही अधिकतम धनात्मक मूल प्राप्त हो सकते हैं, मूल प्राप्त हो सकते हैं। जितनी बार चिन्ह चेंज करोगे उतने आपके धनात्मक मूल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। कैसे पता करते हैं, आप ये पता कीजिए कि इस द्विघात समीकरण के कितने मूल आएंगे। एक नॉर्मल सी इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। फिर मैंने एक द्विघात समीकरण ये लिखी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों की सहायता से ये समझा जा सकता है कि इसके मूल कौन से प्लस में आएंगे कौन से माइनस में आएंगे। तो ऑप्शन को देख के एमसीक्यू वाले प्रश्न हम लोग सीधा चिन्हित कर सकते हैं। आगे बताइए, आपके पास द्विघात समीकरण है, इसमें कितनी बार चिन्ह चेंज हुआ है। चिन्ह चेंज का तात्पर्य आप समझ रहे हो, यहाँ पर चिन्ह कैसा है, प्लस का है कि नहीं है, यहाँ पर भी चिन्ह कैसा है, प्लस का है, यहाँ पर भी कैसा है, प्लस का है, यहाँ पर चिन्ह कैसा है, प्लस का है, यहाँ पर चिन्ह कैसा है, माइनस का है, और यहाँ पर चिन्ह कैसा है, प्लस का है। अब आप ये देखो चिन्ह चेंज कितनी बार हुआ, प्लस से प्लस में गए चेंज हुआ नहीं हुआ, फिर प्लस से प्लस में गए चेंज हुआ नहीं हुआ। तो ये कह रहा है आपको बॉक्स में जितनी बार चिन्ह चेंज होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा, उतने अधिकतम मूल धनात्मक मूल प्राप्त हो सकते हैं। तो क्या इसका कोई धनात्मक मूल होगा क्या, नहीं होगा। चिन्ह एक बार चेंज नहीं हुआ है तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, मूल दोनों को दोनों कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे, नेगेटिव। और अगर आप देखो इसका एक उत्तर -3 होता है, दूसरा उत्तर क्या होता है, -2 होता है, दोनों नेगेटिव है कि नहीं। इस पर आओ, चिन्ह कितनी बार चेंज हुआ, प्लस से गया माइनस में, एक बार चेंज हो गया, माइनस से गया प्लस में, एक बार और चेंज हो गया, टोटल 2 बार चेंज हुआ। ये कह रहा है जितनी बार चेंज होगा उतने क्या होंगे, धनात्मक मूल होंगे। तो इसका जो उत्तर आएगा, इसके दोनों मूल कैसे होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, धनात्मक। अगर मान लो मैं उदाहरण ऐसा ले लूं, कैसा, ऐसा कि यहां पर एक्स स्क्वायर है -5x है, माइनस का 6 बराबर 0 ले, ये एग्जांपल लिया मैंने। कितनी बार चिन्ह चेंज हुआ है, इसका कितनी बार चिन्ह चेंज हुआ है, कितनी बार चिन्ह चेंज हुआ है इसका। देखो देखो इसको यहां लाते हैं नीचे, ये एग्जांपल है, कितनी बार चिन्ह चेंज हो रहा है इसका,
आप लोगों ने ये लिखा है कि प्लस माइनस और माइनस। अब आप देखो छेद कितनी बार हुआ है, प्लस से कहां गया प्लस में, सॉरी प्लस से कहां गया माइनस में एक बार थे, माइनस से माइनस में 0 बार थे। कितने मूल प्लस होंगे कितने मूल माइनस होंगे, इसका एक मूल तो प्लस हो जाएगा, एक मूल क्या हो जाएगा इसका प्लस हो जाएगा, और एक मूल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये देकार्ते का नियम होता है। आप इसको देख के दूसरे को अंदाज बिठा सकते हो कि इस द्विघात समीकरण के कितने मूल धनात्मक होंगे और कितने मूल क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। अगर एफ ओ पक्ष में जितनी बार चिन्ह चेंज होगा, जितनी बार चिन्ह चेंज होगा उतने अधिकतम मूल क्या हो सकते हैं धनात्मक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कितनी बार चिन्ह चेंज हुआ सर 0 बार, सर 0 बार, तो दोनों मूल माइनस में आए कि नहीं आए, प्लस में आया क्या नहीं आया। कितनी बार चिन्ह चेंज हुआ सर एक बार यहाँ एक बार यहाँ, टोटल कितनी बार हो गया 2 बार, तो इसके दोनों मूल कैसे आएंगे धनात्मक। कितनी बार चिन्ह चेंज हुआ कि सर एक बार यहाँ 0 बार यहाँ, टोटल कितनी बार एक बार, तो एक मूल धनात्मक एक मूल क्या आएगा ऋणात्मक आएगा। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बन सकती, या तो दोनों मूल ऋणात्मक होते हैं या दोनों मूल धनात्मक होते हैं, या एक धनात्मक और दूसरा क्या होगा ऋणात्मक होगा। ये था देकार्ते का नियम। देकार्ते ने यह भी कहा था कि यदि यदि किसी द्विघात समीकरण में, यदि किसी द्विघात समीकरण में, यदि किसी द्विघात समीकरण में c का मान 0, c बराबर 0 हो तो उस द्विघात समीकरण का, उस द्विघात समीकरण का, उस द्विघात समीकरण का एक मूल अवश्य ही 0 होता है, उस द्विघात समीकरण का एक मूल अवश्य ही 0 होता है, शून्य होता है। देकार्ते ने यह कहा था कि अगर आप किसी द्विघात समीकरण को, अगर आप किसी द्विघात समीकरण को ऐसा देख पा रहे हैं कि उसमें c का मान 0 है, तो उसका एक मूल 100% बात 0 आएगा। यदि किसी भी द्विघात समीकरण में अगर आप c का मान 0 करते हो, मुख्य जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, उसमें अगर आप c का मान 0 करते हो तो देकार्ते के अनुसार एक मूल उसका 100% बात है क्या आएगा 0 आएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हो। आपने सुना होगा ऐसी कोई समीकरण, और आपने कभी ना कभी ऐसी कोई समीकरण भी सुनी होगी। अरे क्या क्या सुन रहे हो, एक तो ये समीकरण, एक ये समीकरण है ना। अभी तो फिलहाल हम लोग एक ही चीज को सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं बिरजू मेट को सुन रहे हैं कि सर बिरजू मेट है। फोन जैसे हम लोग ऑन करते हैं, इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, बिरजू मेट सामने आ जाता है। तो यहाँ बिरजू मेट नहीं है, ये किसी द्विघात समीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर अक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 है, अक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 है। इसमें जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है 0 है। अगर c की वैल्यू 0 है तो यहाँ से आप अक्स कॉमन लो, यहाँ से अक्स प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा। अक्स का मान 0, अक्स प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो अक्स बराबर क्या आने वाला है -2 आने वाला है। क्या आने वाला है -2। अगर यहाँ से अक्स में कॉमन ले लूं तो अक्स -4 बराबर 0। अब शायद आवाज आ रही होगी।
हाँ कि बात जो बिरजू मेहट की चल रही थी तो आवाज ही चली गई, है ना। बड़ी इज्जत कमाई है भाई बिरजू मेहट ने, ऐसी इज्जत कोई नहीं कमा सकता बिरजू मेहट के जैसे। अच्छा कौन है ये, क्या है, ये चल रहा है अभी भी 2-4 दिन से, है ना, कि भाइयों में भाई कौन सा भाई, बिरजू भाई। चलिए यहां पर अपने पास में अक्स की वैल्यू 0 आ रही है, आप देख पा रहे हो। यहां पर एक मूल जो है वो 100% 0 है, तो देकार्ते की बात सही थी, देकार्ते की बात सही थी कि अगर आप सी की वैल्यू 0 लेते हो तो 100% बात उसका एक मूल भी 0 होगा। तो अभी मान के चले सी बराबर 0 तो अल्फा भी 0, अल्फा या बीटा किसी एक को ले सकते हैं। सी बराबर 0 तो अल्फा भी क्या होगा। ये आपके द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो बातें थी वो कंप्लीट अपने हो गई है। और इसमें हम लोग एक एडिशनल टॉपिक और देखने वाले हैं, हालांकि किताब से काफी हम लोग परे जा चुके हैं, लेकिन सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई गई है आपको, और उसमें आपके काम भी आने वाले। एक आप और हेडिंग बनाइएगा, अच्छा टॉपिक है बड़ाई, इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, इकाई का घनमूल। इसके बाद में हमारी जो चर्चा रहेगी वो विविध प्रश्नावली पर रहेगी। इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इकाई के घनमूल क्या होते हैं। अच्छा आपने सुना होगा इकाई का मतलब एक होता है। हाँ सर ऐसा तो हमने पहली बार सुना, इकाई का मतलब एक होता है, सब जानते हैं इकाई का मतलब तो एक होता है। इकाई के 3 घनमूल होते हैं, कितने होते हैं, 3 घनमूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सीखेंगे। क्या आप ये जानते हो घनमूल का मतलब घात 1/3 होती है, वर्गमूल का मतलब घात 1/2 होती है। अक्ष की घात 1/3 करना है वो अक्ष का घनमूल है। आप इकाई का पढ़ रहे हो तो एक की घात 1/3 कर दो, वो किसका घनमूल हो गया, इकाई का घनमूल हो गया। दोनों तरफ क्यूब कर लो, क्यूब जैसे ही आप करोगे यहां से क्यूब करते ही हट जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा एक, ठीक है। एक को आप इस साइड ले लो तो यहाँ अक्ष की घात 3 -1 आएगा, सामने आ जाएगा 0। यहाँ क्या लगा दो, क्यूब लगा, तो बोलो यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि सर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब लग रहा है। जानते हो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। करना क्या होता है, शुरुआत कैसे करनी होती है, शुरुआत करनी होती है अक्ष बराबर इकाई का घनमूल लिया, दोनों तरफ क्यूब किया तो यहाँ अक्ष क्यूब हो गया, यहाँ एक हो गया, एक कोई साइड ले लो, a का क्यूब बनेगा, सामने क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इसमें इसको आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये होगा अक्ष माइनस 1, और ये अक्ष स्क्वायर है प्लस अक्ष है, ए बी करोगे तो 1 हो जाएगा, और सामने क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, ए बी का मतलब क्या हो गया अक्ष। एक बार इसको 0 के बराबर, अगली बार इसको 0 के बराबर। अगर अक्ष -1 बराबर 0 है तो अक्ष का मतलब कितना होगा 1 होगा। अब एक आप जानते हो इकाई का घनमूल होता है और वास्तविक घनमूल होता है, बाकी सारे काल्पनिक होते हैं। ये पहला घनमूल है इकाई का, इसको आप याद रखोगे। इकाई का कौन सा घनमूल है, पहला घनमूल। पहला घनमूल इकाई का वास्तविक होता है और वो 1 खुद होता है, ये पहला घनमूल। बाकी 2 काल्पनिक आएंगे, काल्पनिक कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। तो काल्पनिक के लिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि काल्पनिक का निकालना है तो आप अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस 1 बराबर क्या रखेंगे 0। अच्छा इसको सोल्व करना आता है, कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा, गुणनखंड विधि का नहीं, पूर्णवर्ग विधि का नहीं, हमेशा धराचार्य विधि का उपयोग करना चाहिए। और धराचार्य में भी आप जो फॉर्मूला लगाते हो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, उसका उपयोग हम लोग करने वाले। प्रॉपरली मेथड नहीं करना है, केवल फॉर्मूला लगाना है। ए की वैल्यू तो आएगी 1 आएगी, बी की वैल्यू भी 1 आएगी और सी की वैल्यू भी 1 आएगी। धराचार्य का सूत्र होता है अक्ष बराबर -b प्लस और माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2, यही बढ़ेगा। वैल्यूज रखी जा सकती है, वैल्यूज अगर आप इसमें रखते हो तो यहाँ पर अक्ष बराबर -b, सबकी वैल्यू एक एक है तो यहाँ पर -a कर देंगे, प्लस और माइनस 1 -4 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा आप ये जानते हो कि यहाँ पर जो बढ़ने वाला है वो क्या बनेगा कि -1 प्लस और माइनस रूट के अंदर -3 बनेगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कुछ ऐसे ही बनेगा। इसको थोड़ा थोड़ा सेटल कर लेते हैं हम लोग पहले, ताकि
थोड़ी जगह बचाई जा सके। यही कैलकुलेशन चल रही है। अब कैलकुलेशन यही चल रही है, तो आप ये बता दीजिए कि यहां से अगर मैं पॉजिटिव चिन्ह लेता हूं, या अगर पॉजिटिव की बजाय पहले मैं काम ये कर लूं कि x बराबर -1 प्लस और माइनस, क्या इसको √3 आयोटा बोला जा सकता है? बिल्कुल सर बोल सकते हैं, माइनस हट गया है। माइनस आप जैसे ही बाहर निकालोगे तो आयोटा बोल दोगे। रूट में -3 को √3 आयोटा कहा जाता है। रूट में माइनस वाला चिन्ह क्या कर दिया? हटा दिया। अब आप ये बता दीजिए कि अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो यहां से जो घनमूल आएगा, जो उत्तर आएगा, उस घनमूल को कहा जाएगा ओमेगा। क्या कहा जाएगा? ओमेगा। पहला घनमूल ओमेगा नाम दिया जाता है, ये नाम फिक्स है, ध्यान रखना। इसका नाम ओमेगा होता है, जिसका मान होता है -1 √3 आयोटा बटे में क्या होता है? 2। और जो दूसरा घनमूल है वो नेगेटिव लेने पर मिलता है। नेगेटिव लेंगे तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, -1 √3 आयोटा बटे में क्या होता है? 2 होता है। अब आप सोचो गुरु जी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहां से आ गए? हमें तो पता ही नहीं लगा। नाम दिए गए और कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू दी, इसका नाम ओमेगा है और इसका नाम ओमेगा स्क्वायर, दोनों ही साउथ अफ्रीका के हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका जो रंग है वो ज्यादा काला है, तो इसलिए केवल ओमेगा। यह कम गाढ़ा है, इसका कम गाढ़ा है, इसका ज्यादा गाढ़ा है। जिसका ज्यादा गाढ़ा है उसका नाम ओमेगा स्क्वायर है। ये ओमेगा के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ये होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। याद रखें इकाई के 3 घनमूल होते हैं, एक वास्तविक, 2 काल्पनिक। अच्छा काल्पनिक क्यों कह रहा हूं? आयोटा नजर नहीं आ रहा है क्या? आयोटा जहां जहां नजर आएगा वहां काल्पनिक की बात होगी कि नहीं होगी? तो ये तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गए दोनों, यहाँ पर समिश्र हो गए, और ये कौन सा हो गया? केवल वास्तविक हो गया। प्योरली क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऐसा ऐसा कहा जाता है कि कभी भी आपके सामने अगर एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिल जाए तो वो हमेशा 0 के बराबर होता है। अच्छा ऐसा काम तो जाता है, लेकिन सही कहा जाता है, गलत कहा जाता है। अभी भी आपने देखा कि इनकी वैल्यूज होती है, एक तो हो गया, इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 प्लस √3 आयोटा बटे में 2 होती है। इसको साबित कर देते हैं कैसे? इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 √3 आयोटा बटे में क्या होती है? 2। दोनों की वैल्यू रख दो। अब अगर आप कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन करने पर आपके सामने 0 मिल जाना चाहिए। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ 2 हो जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा -1 √3 आयोटा, ऐसे ही बनेगा। अगर देखा जाए तो 2 से 2 तो पूरा गया, √3 भी गया, 0 आ रहा है, सही बात है। ये 2 देखो इस -1 प्लस 1 से काट सकते हो आप, काटोगे तो आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी ये तो बात लोगों ने जो कही थी वो सही कही थी कि इसका जो मान होता है, इसका मान किसके बराबर आता है? इसका मान 0 के बराबर आता है। ये बात दिल और दिमाग दोनों में फिट कर लो, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो काम आते हैं। ठीक है। एक ये भी ध्यान रखें, ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ओमेगा अगर इकाई का घनमूल है तो 100% बात है, ओमेगा क्यूब का मान भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चनों में काम आएगा, ये फैक्ट है। एक बात और ध्यान रखें, ये भी फिट कर लें दिमाग में। कौन सी बात? जब भी आप ओमेगा की किसी भी घात का उत्तर निकालो, ओमेगा की किसी भी घात का उत्तर निकालोगे तो उसका उत्तर या तो 1 आएगा, या तो क्या आएगा? 1 आएगा, या आएगा ओमेगा, या आएगा ओमेगा स्क्वायर। इस बात का ख्याल, ओमेगा में किसी भी घात का उत्तर निकालो, उसका उत्तर या तो 1 आता है, या ओमेगा आता है, या क्या आता है? ओमेगा स्क्वायर आता है। जैसे आयोटा, आयोटा आपने पढ़ा, आयोटा में क्या उत्तर आता है कि या तो आयोटा आता है, या माइनस आयोटा आता है, या प्लस का 1 आता है, या आता है माइनस का 1। 4 उत्तर आते हैं किसके अंदर? आयोटा के अंदर। और अगर बात करें ओमेगा की, तो ओमेगा में हमेशा 3 उत्तर आते हैं। अच्छा कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है? अगर आपको किसी ने यूं कहा कि आप ये बताइए ओमेगा की घात 23 का मान कितना होगा? लिखा मैंने आयोटा है, बोल में ओमेगा रहा हूं, ये ओमेगा की घात 23 है, इसका मान कितना होगा? 23 मान। अच्छा आयोटा अगर पूछ लूं मैं 23 में, तो आप लोग इसे 4 का हम लोग भाग देंगे, जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा, शेष फल आएगा, उसको आयोटा की घात में लगा देंगे। अब मैं आपसे कहता हूं ओमेगा का नियम हमेशा ध्यान रखो, ओमेगा में कौन सा नियम लगाओ? 3 का भाग।
अगर आपको ओमेगा की घात n निकालनी है, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, शेष पल को घात में लगा देंगे, शेष पल को घात में लगा देंगे। 3 का भाग देके शेष पल को घात में लगा तो अपना आप उत्तर मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। अच्छा, 3 का मैंने भाग दिया, 3 का जैसे मैंने भाग दिया तो यहाँ 3 सत्ते 21 होता है, ओमेगा स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें बात समझ में आ रही है कि ओमेगा की घात में कुछ भी होगा, हम लोग 3 का भाग देंगे, शेष पल क्या बचेगा? ओमेगा की घात 3 बचा, शेष पल 3, यहाँ देख लो 15 है तो 2 बचेगा, शेष पल क्या बचेगा? तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये ओमेगा स्क्वायर। अगर मैंने आपसे यूं कहा कि आपके पास ओमेगा की घात 19 है तो आपका जवाब होगा ओमेगा। ऐसा क्यों? ओमेगा की घात 19 का मान ओमेगा क्यों होता है? आप सोचो एक बार, 3 का भाग देने पर शेष पल क्या आएगा? ओमेगा की घात 39 है तो उसका मान भी क्या आएगा? ओमेगा ही आएगा। सही बात कह रहा हूं क्या मैं? 36 और 3 39 होते हैं, ओमेगा नहीं आएगा। पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, पूरा पूरा जा रहा है, शेष पल क्या बचेगा? 0। शेष पल 0 बचेगा, उत्तर कितना आएगा? ये आप ऐसे याद रख लो। एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूं, ये ओमेगा 39 का उत्तर है। एक बार इन तीनों का आप ऑब्जर्व करो, मान यही क्यों है। मैंने ये कहा था आपको उत्तर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आता है। आपने ये सुन रखा है ना कि आयोटा की घात में अगर 4 का गुणज आता है, मल्टीपल ऑफ 4 आता है, तो उसका उत्तर क्या होता है? उसका उत्तर 1 होता है। क्या होता है? 1। अगर ओमेगा की घात में 4 का गुणज आ जाए, फिर मैं 4 कंफ्यूज कर रहा हूं, तो मैं 3 का गुणज आ जाए, किसका दे? 3। ओमेगा की घात में मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, 3 का गुणज आ जाए, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो। अब 39 3 का गुणज है कि नहीं? बिल्कुल है, तो उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। मैंने कहा ना उत्तर या तो 1 या ओमेगा स्क्वायर आएगा। अच्छा, आप शेषफल के हिसाब से करते तो भी शेषफल 0 आता, ओमेगा का 0 का मान भी कितना होता? 1 ही होता। और ओमेगा का 19 का जो मान है वो ओमेगा के बराबर होता है ओमेगा 17 जो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। 23 का जो मान है शेषफल क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखें, इकाई के जब घनमूल हल किए जाते हैं तो जो उत्तर होता है ओमेगा किसी भी पावर का, घात का, उसका उत्तर या तो 1 आता है या ओमेगा आता है या क्या आता है? ओमेगा स्क्वायर आता है। ये थे आपके इकाई के घनमूल। इसके बाद में जो हमारी चर्चा रहेगी वो विविध प्रश्नावली पर रहेगी। जो अपनी विविध प्रश्नावली बाकी रह गई है एनसीईआरटी की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें काफी चीज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और जो भी आपके मित्र मंडली है, विद्यार्थी है, उनको आप भेजें जरूर, और ये जरूर बताइए यहाँ पर एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो आपके लिए अवेलेबल है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।